वेलकम बैक टू माय चैनल किस्सा कहानी विद SRT। मैं हूँ स्वाति, किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ। फिलहाल किताब पढ़ रही हूँ मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने। और आप लोगों को इस कहानी को बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अभी तक आपने सुना कैसे आशी और अनंत एक दूसरे को मिल जाते हैं, लेकिन काव्या का एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या है आगे के हालचाल, सुनिएगा। क्या आपके यहाँ कोई काव्या घोष नाम की पेशेंट है? मैंने हांफते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जो हमारे कॉलेज की रिसेप्शनिस्ट की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे समझ नहीं आता ऐसी जगहों पर इतनी खूबसूरत लड़कियों को रखने का क्या मतलब होता है। 1 मिनट सर। उसने सरपट अपनी उंगलियों को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ाया। यस सर, काव्या घोष फ्रॉम BCD। बट सॉरी सर, आप उनसे नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकता? पर क्यों? क्योंकि वो अभी ICU में है। ICU? ये शब्द मेरे लिए एक छोटे से हार्ट अटैक से कम नहीं था। पर मैं आज इस खूबसूरत लड़की की बातें नहीं मानने वाला था। मैं ICU की ओर भागा। सामने एक तीर बनाकर ICU की दिशा दिखाई गई थी। पल भर में मैं ICU के दरवाजे तक पहुंच गया। ICU के बाहर खड़े गार्ड ने मुझे रोका, जैसे वो यमराज का छोटा भाई हो। कहाँ? उसने मुझे इशारे से रोकते हुए पूछा। भैया, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है, वो ICU में है। बस एक बार देखकर वापस आ जाऊंगा मैंने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा। वो मुझे ऐसे घूरने लगा मानो मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। आप अभी नहीं जा सकते, उसने मसाले से भरे मुंह को हिलाते हुए कहा। अभी डॉक्टर साहब अंदर है, ऑपरेशन चल रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार कर लो। उसने सामने पड़ी चेयर की ओर इशारा किया। मैंने देखा वहां पास में ही कुछ लोग एक लोहे की लंबी चेयर पर किसी अपने के इंतजार में बैठे थे। उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक मेरा ध्यान बाईं तरफ लगे डॉक्टर्स की लिस्ट पर गया। डॉक्टर राममूर्ति, इंटेंसिव हेड। मैंने अपना बनारसी दिमाग चलाया। अरे भैया, डॉक्टर राममूर्ति मेरे अंकल हैं, अभी मैंने उनसे सुबह ही बात की थी। मैंने सोचा ऐसा बोलने से शायद बात बन जाए। चूतिया समझे हो का? राममूर्ति साहब कब का छोड़ चुके हैं। मेरी ट्रिक फेल हो चुकी थी। अच्छा, कब? मैंने नजरें चुराते हुए पूछा। मैं वहीं पर पड़े लोहे की चेयर पर बैठ गया। मेरा सर मेरे हाथ में था। पता नहीं वो किस हाल में होगी। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उसे बचा सकता था। काश कि मैंने उसे गिफ्ट लेने ना भेजा होता। मुझे अनिरुद्ध की बातें बार बार परेशान कर रही थी। उसने बताया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मैं खुद को कोसने लगा। मैं उसे देखना चाहता था। वो मेरे लिए अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। मेरे सर को किसी ने हिलाया। अगर देखना है तो बगल की खिड़की से देख सकते हो। गार्ड ने दूसरी तरफ खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। वहां AC के पाइप का काम चल रहा था। मैं खिड़की की ओर भागा। मैंने अंदर देखा। वहां बहुत सी जानें जिंदगी के लिए जूझ रही थीं। डॉक्टर शक्ल छुपाए भगवान का काम कर रहे थे। मैं काव्या को ढूंढने लगा। ICU के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर वो मुझे दिख गई। उसका शरीर पूरी तरीके से ढके होने के बाद भी मैं उसे पहचान गया। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था और सर पर पट्टी, जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। पर उसकी आंखें बंद क्यों हैं? वो कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर उससे दूर क्यों खड़े हैं? मैं चिल्लाना चाहता था। मैं उन डॉक्टर्स से बोलना चाहता था, कोई उसे जगाए। वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मैं भागकर गार्ड के पास गया। मैं उससे दोबारा विनती करने लगा। मैंने अपनी जेब में से बचे सारे नोट उसकी तरफ बढ़ाए, पर वो नहीं माना। थोड़ी देर के बाद बाहर की लाल बल्ब बंद हुई। कमरे में से एक डॉक्टर मुंह से मास्क हटाते हुए बाहर निकला। मैं उसकी तरफ भागा। सर वो कैसी है? काव्या? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने मेरी ओर देखा। वो ठीक तो है ना? मैं कब मिल सकता हूँ उससे? मैंने पूछा। I'm sorry, हम उससे नहीं बचा पाए। उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। अचानक सब शांत हो गया।
मैं किसी की आवाज को सुन नहीं पा रहा था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? सब कुछ तो सही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा उसको। मैं वहीं पर जमीन पर बैठ गया। मुझे उस डॉक्टर की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोने लगा। मैं चिल्ला रहा था। गार्ड ने मुझे ऊपर उठाया। काव्या अब नहीं रही। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अभी तो मुझे काव्या को बताना था कि आशी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो कैसे मर सकती है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पल भर में मुझे इस दुनिया से नफरत हो गई। मुझे खुद से नफरत हो गई। मेरे लिए मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। लोगों ने मुझे पकड़ रखा था। मैं अब पूरी तरीके से असहाय हो गया था। मेरे शरीर में कोई जान नहीं बची थी। मैं चुपचाप जमीन पर पड़ा हुआ था। लोग आते जाते मुझे जमीन पर पड़े देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद किसी ने मेरी ओर कोई कागज का टुकड़ा बढ़ाया। मुझे उस पर साइन करने थे। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैं रोने लगा। मेरा हाथ कांप रहा था। उस कागज पर लिखे शब्द सब धुंधले से दिखाई पड़ रहे थे। ये कुछ ऑफिशियल फॉर्म थे जो हॉस्पिटल वालों की तरफ से थे। मैंने अपने आंसू पोंछे। बॉडी सबमिशन ऑफ काव्या सिंह, मैंने उस पेपर पर पढ़ा। मैंने अपनी आंखें साफ की। काव्या सिंह? मैंने उसके नीचे निगाह दौड़ाई। एज 15 साल, एड्रेस फैजाबाद। ये काव्या नहीं है। हाँ, ये मेरी काव्या नहीं है, मैंने गार्ड से बोला। मैंने दोबारा उस लेटर को पढ़ा। काव्या सिंह, मतलब मेरी काव्या जिंदा है। मैं जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगा। ओह थैंक गॉड। जैसे मैं पहली बार सांस ले रहा हूं। मतलब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है। मेरे शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा आ गई। ऐसा लगा भगवान ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैंने गार्ड से कहा। इस बार उसने मुझे नहीं रोका। उसने मुझे जूते बाहर निकालने को कहा। वो छोटी सी गोल चमकीली आंखें बंद थीं। वो नींद में थी। उसकी सांसें चल रही थीं। ये सांसें ही तो होती हैं जो एक मृत व्यक्ति को जीवित रखती हैं। ये सांसें ही तो हैं जिसे देखकर मैं खुश था। जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है और उससे बड़ा सच इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एक बड़ा सच ये भी था कि काव्या मेरे सामने है और वो जिंदा है। मैं उससे बात करना चाहता था। बस एक बार वो अपनी आंखें खोल दे। मैं उसे अपनी लिखी सारी शायरियां सुनाना चाहता था। मैं उसके हार्ट बीट को ऊपर से नीचे होते हुए देख सकता था। ये पहली बार था जब मैं उसे लगातार देखे जा रहा था। उसकी पकौड़े जैसी नाक, वो इंद्रधनुषी होठ, उसकी बंद पलकें, और वो मुझे मना भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपना हाथ उसके बेजान हाथ पर रख दिया। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मेरे छूने से शायद वो अपनी नींद से जाग जाए, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है। वो नींद में थी। मैं उसकी सांसों को चलते हुए बार बार देख रहा था। अगले 5 मिनट के बाद गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया। आशी इज कॉलिंग। मैंने 10वीं बार उसके फोन को काटा। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता था, आशी से भी नहीं। मैं उस परिवार वालों के बारे में सोच रहा था जिसे उस फॉर्म पर साइन करना पड़ा होगा। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप किसी के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस दर्द से खुद ना गुजरे हों। 2 घंटे बाद काव्या को होश आया। मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसकी फैमिली को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे 3rd फ्लोर पर एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो छोटी सी गोल चमकीली आंखें अब खुली हुई थीं। वो अब मुझे देख सकती थीं। उसके इंद्रधनुषी होठ सूख चुके थे। वो चुपचाप मुझे देखे जा रही थी। मुझे तो वो हमेशा बोलते हुए अच्छी लगती है। आज पहली बार था कि वो मेरे सामने चुप थी। कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो, यूं चुपचाप रहती हो तो बेगानी से लगती हो। मैंने एक शेर बोला। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हारी ये पुरानी मुस्कान मिल गई है तो वो खुदा भी मुझसे नाराज हो गया। कहता है अब तो कुछ मांगता ही नहीं। इस बार उसने खुलकर हंसने की कोशिश की, पर इस हंसी में एक दर्द सा था।
रात के 1 बज रहे थे। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं रात भर उसके पास चेयर पर बैठा रहा। उसका हाथ मेरे हाथ में था, जैसा कुछ घंटों पहले आशी के साथ था। उसके फैमिली वालों को सुबह फोन किया गया। मैं उसे पूरी रात जोक्स और शायरी सुनाता रहा। सुबह होते होते वो सो गई, पर आशी नहीं। वो मुझे रात भर फोन लगाती रही। मैंने आशी को सब कुछ बता दिया। वो भी सुबह आने की जिद करने लगी, पर मैंने उसे मना कर दिया। सुबह डॉक्टर्स का यूनिट रूटीन चेकअप के लिए आया। उन्होंने बताया कि सब ठीक है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, वो जल्दी ही इसको डिस्चार्ज कर देंगे। काव्या भी उठ गई थी। मैं उसके नजदीक गया। आई एम रियली सॉरी। क्यों? उसने हल्की सी आवाज में कहा। सब मेरी वजह से हुआ है। चुप रहो, उस बास्टर्ड की गलती है। साला हरामी देखकर नहीं चला सकता था अंधा। काव्या ने पुराने हिटलर मैम के अवतार में आते हुए कहा। अभी भी दुख रहा है? मैंने उसके सर पर लगे बैंडेज की ओर इशारा किया। नहीं, मजा आ रहा है। सब डॉक्टर्स मेरे आगे पीछे जो दौड़ रहे हैं। मैं हंसने लगा। आशी का क्या हुआ? उसने अपनी चोट की परवाह ना करते हुए पूछा। सब अच्छा हुआ, मैंने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। अच्छा मतलब? पंकज मान गया? कोई पंकज था ही नहीं। मतलब ये सब एक प्रैंक था जो मुझे परेशान करने के लिए किया गया था। क्या? वो पूरी तरह हैरान थी। हाँ, और पता है, मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया। फिर क्या? उसने हाँ बोल दिया। मैंने शर्माते हुए कहा। व्हाट क्या? और हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम उससे उस दिन मिलने गई थी और उसने मुझे इरिटेटिंग बोला? मैं भड़कते हुए पूछा। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर वो चिल्लाई। मेरे घर वाले आ गए। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया। उसने तुरंत अपने को चद्दर से ढक लिया। कमरे में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का आता है। मेरा सिक्स सेंस बता रहा था कि ये उसकी माँ, पिताजी और भाई हैं। उसने मुझे अपने परिवार वालों के बारे में बताया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। आपके दुखों को आपकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हमें हमारे हर दुख में हमारे मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। मैं उठकर दीवार से सटे हुए दूसरे बेड पर बैठ गया। उसके पिताजी उसकी चोट का जायजा ले रहे थे और 25-26 साल का बड़ा हट्टा कट्टा भाई ना जाने क्यों मुझे घूरे जा रहा था। मैं न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। अबे सुन, तेरा नाम अनंत है ना? उसके भाई ने गरजती हुई आवाज में कहा। मैंने उसकी ओर देखा। वो सांड की तरह मुझ पर नजरें गड़ाए था। जी सर, मैंने कहा। साले, तो तू ही है वो मेरी तरफ अटैकिंग मूड में बढ़ने लगा। पीयूष भैया, ये वो अनंत नहीं है, इसी ने तो मुझे बचाया और यहाँ लेकर आया। काव्या ने मेरा जरूरी बचाव करते हुए कहा। पर काव्या ने झूठ क्यों बोला? और तू ही है वो का क्या मतलब है? ये सब मेरी समझ से बाहर था। पीयूष वापस रुक गया। मैंने राहत की सांस ली। काव्या के पापा इस बार भी काव्या की ही गलती दे रहे थे। तुझे घर से स्कूटी ले जाने की क्या जरूरत थी? और उसकी माँ उन्हें ऐसा बोलने से मना कर रही थी। काव्या रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या जिंदा है, इतना इन लोगों के लिए क्या काफी नहीं है? अगर वो ना होती तो? कैसे लोग हैं जो अब भी लड़कियों पर इतनी पाबंदी लगाते हैं? उन्हें उसके खेलने से भी प्रॉब्लम है। काव्या रोए जा रही थी और उसके पापा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा खून खौलने लगा। क्या आप लोग थोड़ा शांत नहीं रह सकते? उसको दर्द हो रहा है, वो रो रही है, दिखाई नहीं दे रहा? मैं चिल्लाया। मेरे चिल्लाने से पूरा माहौल बदल गया। काव्या मुझे ऐसे देखने लगी मानो मैंने ये बोल के कोई गुनाह कर दिया हो। उस सांड की नजर फिर मुझ पर थी। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तू बीसीडी में पढ़ता है ना? मैंने काव्या की ओर देखा। वो इशारों में मुझे बोलने से मना कर रही थी। हाँ, मैंने कहा। साले, तो तूने इसे भड़काया है? भैया आप प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। काव्या के आग्रह के बाद मैं मुश्किल से उसके चंगुल से बच पाया। मैंने अपने कॉलर को सही किया। अनंत, तुम जाओ यहां से, काव्या ने कहा। पर तुम? मैं ठीक हूं, प्लीज तुम जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ।
मैंने काव्या की ओर देखा, फिर उस सांड की ओर देखा जो अब भी मुझे घायल करने के लिए तैयार था। काव्या कैसे इन लोगों के साथ रहती होगी? मैं वहां से गुस्से में निकला। गेट पर रिसेप्शनिस्ट अब भी अपने काम में व्यस्त थी। कुछ महीनों बाद 3 अक्टूबर, सिंग इज ब्लिंग। मुझे बस स्टोरी से मतलब है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, मैंने कहा। ऑफ कोर्स होगी, देखो तो सही, उसने पॉपकॉर्न के दानों को मुंह में फेंकते हुए कहा। मैंने उसके हाथ से पॉपकॉर्न छीन लिया। मैं उसे परेशान करना चाहता था, क्योंकि वो गुस्से में और भी अच्छी लगती है जब वो परेशान होकर बच्चों की तरह मुंह बनाती थी। मैं और आशी SRS मॉल में सिंग इज ब्लिंग देखने आए थे। हमारी लाइफ की पहली साथ में देखी जाने वाली मूवी। हम पहली बार साथ में बाहर घूमने आए थे। मैंने डायमंड की 2 टिकट ली, स्क्रीन के बिल्कुल सामने। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ अवेंजर देख चुका था, पर जब आपके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की हो तो एक बॉलीवुड की रोमांटिक मूवी देखना ज्यादा फायदेमंद होता है। पर मुझे अजीब लग रहा था, मैं आशी के साथ 2 घंटे बिना बात किए कैसे रह सकता था। चलो ना आशी, बाहर चलते हैं, मैंने अपनी इच्छा जताई। श्श, अगले 2 घंटे तक कहीं नहीं जाना, मेरे अक्षय की मूवी है, बहुत दिन बाद देख रही हूं मैं इसे, उसने अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा। यू नो, ही इज माई फेवरेट। उसने ब्लैक कलर की जीन्स और टॉप पहन रखी थी। खुले घने बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने गुस्से में अपनी चेयर को पीछे की तरफ खींच लिया। मैं उसे अपनी नाराजगी दिखाना चाहता था। उसने मेरी ओर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ ना। उसकी नजर वापस स्क्रीन पर जम गई। मूवी शुरू हो चुकी थी। उसने अक्षय की एंट्री पर जोर से तालियां बजाईं। वो अक्षय के हर सीन के बाद जोर जोर से हंस रही थी। मैं बस उसे खिलखिलाते हुए देख रहा था। मैंने ये मूवी एक दिन पहले अपने हॉस्टल में देख ली थी, क्योंकि हॉस्टल में फिल्म रिलीज होने के अगले दिन ही सबके लैपटॉप में वितरित हो जाता है। मैं तो बस आशी से मिलने के बहाने ढूंढ रहा था। मैं उसके साथ समय बिताना चाहता था। हमारे एग्जाम भी खत्म हो चुके थे, बस प्रैक्टिकल्स ने हमें लटका रखा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना हाथ आशी के हाथ पर रख दिया। मूवी थिएटर में उसके हाथ को पकड़ने के लिए ये एक सही जगह थी। उसने कोई विरोध नहीं किया। वैसे तो वो अब मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। फिर भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते समय मुझे सावधानी बरतनी पड़ी। प्लीज चलो ना आशी, मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने अपनी चेयर को वापस उसके बराबर किया। चुप रहो और मुझे देखने दो। उसके पिंक लिप्स देखकर मुझे उसे किस करने का मन होने लगा, पर बिना परमिशन के मैं ये गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं कर सकता था। ओके फाइन, देखो तुम। मैंने गुस्से में अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया और अपनी चेयर को वापस पीछे धकेला। आखिरकार वो मेरी तरफ पलटी। शायद इस बार मैं उसे अपना गुस्सा दिखाने में सफल रहा। वो मुझे देखने लगी। क्या हुआ? मैंने नजरें फेर ली। उसने अपना चेहरा मेरे नजदीक किया, इतना नजदीक कि उसके बाल मेरे चेहरे पर आ गए। मैं बस उसकी आंखों को देख पाया। उसने अपने गुलाबी होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरी आंखें बंद हो गईं। उसके गर्म होठ के छूने से मेरा नकली गुस्सा पल भर में गायब हो गया। अब ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी लाइफ का पहला किस था, चंद सेकंड का, शायद सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर। उसके नर्म होठ मेरे होठ से मिलने के कारण मेरे होठों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेरा पहला किस, जो शायद अक्षय कुमार की वजह से संभव हुआ। लड़कियां अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किस ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी गुस्सा हूं? मैंने मन में दूसरे किस की इच्छा को बोते हुए कहा। उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर वापस मूवी में व्यस्त हो गई। मूवी खत्म होने तक मुझे चुपचाप अपनी जगह पर बैठना था। पर अगर आपके साथ आपका कोई खास हो
तो आप कुछ घंटे क्या सालों तक बैठकर बिता सकते हैं। मूवी के बाद हम KFC गए। अधिकांश लोग कपल होने के बाद KFC, मैकडी ऐसी ही विदेशी जगहों पर जाते हैं, पर जब हम सिंगल होते हैं तो संकटा दास के बाटी चोखा भी मन मोह लेते हैं। वहां हमने बहुत सारी बातें की। उसने FB पर पहली बार अपना स्टेटस डाला, इन अ लवली रिलेशनशिप। उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट मुझे दिखाई, किस लड़की से मुझे बात करनी है और किससे दूर रहना है, उसने सब कुछ मुझे समझाया। उसने खुद ही कई महीनों से पड़े FB पर मेरे स्टेटस को भी चेंज कर दिया और मेरी फ्रेंड लिस्ट की जांच पड़ताल करने लगी। पर मुझे उससे कुछ भी नहीं छुपाना था। अगर आप एक लॉयल व्यक्ति हैं तो आपको किसी से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच किसी भी रिलेशन की एक मजबूत कड़ी होती है। और आशी के सिवाय मेरा कोई सच नहीं था। मैंने काव्या के बारे में उसे सब सच बता दिया था। मैं हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहता था। काव्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, शायद दोस्त से कुछ ज्यादा। अक्सर आप किसी ऐसे शख्स के साथ होते हैं जिसके रिश्ते को आप दोस्ती और प्यार के बीच नहीं रख सकते। इस अनोखे रिश्ते को किसी नाम की जरूरत नहीं होती। वो मेरी सीनियर थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम एक दूसरे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को समझते थे, सारी बातें शेयर करते थे। पर आज तक मुझे इस अजीब रिश्ते का नाम नहीं पता था और ना ही मैं इसे कोई नाम देना चाहता था। शायद बिना नाम के ही हमारा ये रिश्ता अच्छा था। किसी रिश्ते का नाम देने के बाद हम उस रिश्ते के अनुसार ही अपनी फीलिंग बना लेते हैं। आशी ने काव्या से मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और मैंने उससे मिलवाने का वादा किया। शाम हो चुकी थी। हम वापस BCD लौटने लगे। मटियारे चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर से घंटों जाम में फंसना पड़ता। धूल और धुएं से सब परेशान हो जाते, पर ये थकाऊ रास्ता मुझे सबसे ज्यादा पसंद था क्योंकि इतने टाइम में आशी धूल से बचने के लिए मेरी बाहों में खुद को छुपा लेती। तो फाइनली मेरे लाइफ ने यू टर्न ले लिया। महादेव ने सब कुछ सही कर दिया। आशी, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ है, वो मेरी हो चुकी है और अब हम साथ में घूमते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। हमने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा भी किया है। मैं उसके साथ ऐसे ही चलना चाहता था, एक एक दिन, हर दिन। मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया था। कौन कहता है कि पहला प्यार नहीं मिलता? शायद इसकी ये वजह है कि थोड़े से मुश्किल आने पर लोग प्यार करना छोड़ देते हैं। मिलना ना मिलना ये भले ही ऊपर वाले के हाथ में हो, पर अगर हम कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है ना। सबसे पहले हमें उस इंसान को अपनी फीलिंग बतानी चाहिए जिससे हम प्यार करते हो, जिसमें एक सच्चाई हो सकता है कि वो आपको ना मिले, पर आप उसके दिल में तो हमेशा रहेंगे। कुछ पाने के लिए जो प्यार हो उसे तो स्वार्थ कहा जाएगा ना। सो फाइनली वी आर कमिटेड। मेरे सारे दोस्त एक बार फिर से मेरे साथ हैं। बेशक मुझे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए बहुत सारी गालियां सुननी पड़ी, पर अब मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था। उनके अजीबोगरीब सुझाव, उनकी पकाऊ बातों की जरूरत थी। मेरे दोस्तों ने सिल्वर लाइन में एक साथ रहने के लिए एक फ्लैट लिया जो कॉलेज से 5 मिनट की दूरी पर था। सब कुछ फिर से अच्छा हो गया, पर ना जाने क्यों कुछ बाकी लग रहा था। कुछ था जिसकी वजह से सब परफेक्ट नहीं था। शायद ये कमी काव्या की थी। उस एक्सीडेंट के बाद से हम कभी नहीं मिले। आज लगभग 2 महीने होने को थे, पर उसका कुछ पता नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसने उस दिन के बाद कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। मैं अक्सर आशी से मिलने के बाद बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर बैठा रहता कि शायद वो कभी खेलने आ जाए। मुझे अभी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था, सो कॉल्ड रैगिंग में। उसके छोटे बाल, हिटलर वाला बिहेवियर। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन जाएगी। वो एक साफ दिल की लड़की थी। उसे किसी से कोई डर नहीं था। वो उड़ना चाहती थी अपने ख्वाबों के साथ। उसकी बच्चों वाली हरकतें, दूसरों को खुश देखना, उसका ढाबे के मालिक के तकिए के नीचे पैसे रखना, मुझे सब कुछ याद था। उसे मेरी हर शायरी बहुत पसंद आती। पर उसने झूठ क्यों बोला कि वो आशी से मिली थी? और उसने ये भी कहा कि आशी ने मुझे इरिटेटिंग कहा।
मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, पर अभी बस मुझे उससे मिलना था, उसे देखना था, उसके लिए शायरी लिखनी थी। मैंने उसे एक बार फिर कॉल करने की सोची। मैंने अपना फोन निकाला। 3 व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम आशी, 12:14 AM, 30 मिनट पहले। आई मिस यू माई डफी, वेयर आर यू, मेरे को तुमसे मिलना है अभी। आशी का आधे घंटे पहले मैसेज आया था और मुझे सुनाई कैसे नहीं दिया। वो मुझे मिस कर रही थी। सॉरी, मैंने अभी देखा मैसेज। डोंट टॉक टू मी, प्लीज फॉरगिव ना माई शोना। नो, प्लीज ना माई चॉकलेटी। नो, प्लीज, आई एम योर डफर ना। हु सेड यू आर डफर? यू आर माई डफी, ओके? ओके, प्लीज फॉरगिव ना। ओके, पर एक शर्त है। यू कैन टेक माई लाइफ। हा, पागल, अपनी जान की जान कैसे ले सकती हूँ? ओके, शर्त ये है कि यू हैव टू कम माई हॉस्टल राइट नाउ। व्हाट? सोच लो, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो अगला मैसेज मेरे हॉस्टल पर आकर ही करना। बट इट्स नॉट पॉसिबल यार। लास्ट सीन 12:45 AM। अब ये मेरे लिए नई चुनौती थी। जब आप प्यार में हो तो ऐसी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, और ऐसे मौके पर आप अपने बाबू शोना की जिद से कभी नहीं जीत सकते। इसलिए हारना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब मुझे अपने दोस्तों की याद आई। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले दोस्त ही याद आते हैं। मैंने अपनी नजरें दौड़ाई। अनिरुद्ध और साजन स्टार वॉर्स के एपिसोड देखने में व्यस्त थे। सूर्य नारायण अपने टाइम पर सो चुका था। मैंने आशी के इस टास्क के बारे में सबको बताया। कुत्ता पाल लेना मगर लड़की ना पालना, कहते हुए दोनों वापस स्टार वॉर्स में खो गए। अब मैंने सैंडी की ओर अपनी भोली शक्ल को पेश किया। तो इस स्टोरी को अभी यहीं विराम देते हैं। आगे क्या अनंत आशी से मिल पाया उस टाइम या नहीं, ये जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और इस कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए। क्या पता किसी को अपनी आशी मिल जाए या किसी को अपने पहले प्यार की याद आ जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।